गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं संदीप एक बार फिर विनायक क्लास तरफ से आप लोगों के बीच आज फ्रेंड डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के एक न्यू चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतकी क्या है, उसमें उसके बारे में रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या है, अपक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है, शून्य कोट की प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक पढ़ेंगे हम कैसे निकालते हैं, अर्धायुकाल पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड विनायक क्लासेस। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं एक बार फिर से एक न्यू चैप्टर रासायनिक बलगतकी। देखिए फ्रेंड, रासायनिक बलगतकी होता क्या है। अगर हम बात करें रासायनिक बलगतकी की, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं के रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं के वेग और उन पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक अपक्रियाओं के वेग, मतलब कोई अपक्रिया कितनी स्पीड से हो रही है, मंद गति से हो रही है, तीव्र गति से हो रही है, इसका अध्ययन करेंगे और उनके स्पीड पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि वो अगर सॉल्यूशन मेरा जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है या फिर डिल्यूट है या फिर टेम्परेचर कैसा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा अपक्रिया के स्पीड की पे, अपक्रिया की चाल पे, अपक्रिया के वेग पे, इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान की शाखा में, उसे बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अपक्रिया का वेग क्या होता है। तो किसी अपक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। कोई भी अपक्रिया है तो उसमें इकाई समय में, अगर हम समय मान लें 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अपक्रिया का वेग कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक रिएक्शन माना, ए था, इधर रिपोर्ट इधर अभिकारक था रिएक्टेंट, इधर उत्पाद बना प्रोडक्ट बी बना, ए रिएक्टेंट से बी बना। अब देखिए T0 पर, मतलब जब अपक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब मान लिया हमने कि ए था ए मोल और बी तो बना नहीं था तो B0 था, और टी समय बाद, अगर टाइम टी ले लें, टी समय बाद इसका x मोल इधर आ गया बी में, प्रोडक्ट बन गया, मतलब इसमें से a - x कम हो जाएगा फ्रेंड। तो अपक्रिया का वेग क्या होगा फ्रेंड, x/t। हमने कहा इकाई समय में जो सांद्रता परिवर्तन हुई उसे अपक्रिया का वेग कहते हैं, x/t। ओके फ्रेंड्स, अपक्रिया का वेग क्या है, तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। अपक्रिया का वेग बोलते हैं x/t या फिर dx/dt बोल सकते हैं। यदि देखिए t समय पश्चात, अगर मान लें हमने सूक्ष्म समय अंतराल, छोटा समय ले लिया dt, t समय पश्चात सूक्ष्म समय अंतराल dt लिया हमने, तो dt में क्या हुआ, जो a की सांद्रता थी उसमें सूक्ष्म कमी भी होगी, मान ली हमने dCA कमी हुई, और जो कि b की सांद्रता थी उसमें वृद्धि हुई, ये भी सूक्ष्म वृद्धि हुई, मान लिया हमें dC भी वृद्धि हुई ना फ्रेंड। अगर dt समय में a की सांद्रता में -dCA कमी हुई या फिर फ्रेंड्स b की सांद्रता में -dCB वृद्धि हुई। अच्छे से माइनस क्यों लिया फ्रेंड, इसमें प्लस क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये इसमें कमी हो रही है फ्रेंड, तो इसलिए इसको ऋणात्मक लेते चिन्ह, और इसमें वृद्धि हो रही है तो इसका पॉजिटिव लेते हैं। इस पॉजिटिव निगेटिव का यूज नहीं है, बस इसका ये चिन्ह शो करता है कि इसमें कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो अगर ऐसा है, मतलब dt समय में अपक्रिया की सांद्रता में, dt समय में अभिकारक की सांद्रता में dCA की कमी हो रही है और उत्पाद में dCA की वृद्धि हो रही है, तब अपक्रिया का तत्कालिक वेग बोलते हैं -dCA/dt। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ये तो अभिकारक का था, इसको उत्पाद में भी कर सकते हैं, ये बराबर होगा dCB/dt के। ओके फ्रेंड्स, dCA/dt बराबर है dCB/dt के। और अगर मान लें ऐसी अपक्रिया दिया है कोई कि M1 A था और इससे M2 B था, इसने रिएक्शन किया और M1C N2D बनाया, तो जो अपक्रिया का वेग होगा वो -1/M1। जो यहाँ पे फ्रेंड ये जो इसकी मात्रा लिखी है 1 2 जो भी नंबर लिखा होगा ये अपान में हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। -1/M1 dCA/dt ये बराबर होगा किसके,
-1/m2 dCb/dt के, और यही बराबर होगा 1/n1 dCc/dt के, और यही बराबर होगा 1/n2 dCd/dt के। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब इसमें देखिए, जिसकी सांद्रता में जो कमी होगी या इसकी सांद्रता में जो वृद्धि होगी उसको dt से भाग दे देंगे, मतलब जितने समय में, सूक्ष्म समय में, उसी को बोलते हैं अपक्रिया का वेग। और सभी फ्रेंड वेग बराबर होगा। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये सब बराबर है आपस में। ओके फ्रेंड्स, तो अपक्रिया का वेग फ्रेंड्स यही था कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब dx/dt या x/dt ये अपक्रिया का वेग था फ्रेंड। अगर हम बात करें सूक्ष्म समय अंतराल dt में कमी हुई, मान लीजिए dx कमी हुई और dt समय में हुई, तो इसका हम कर सकते हैं dx/dt भी कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कोई अपक्रिया हो रही है। अच्छा देखिए, जो हमने कहा अपक्रिया वेग बढ़ाया आपको अभी, तो अगर हम बात करें अपक्रिया के वेग को हम बांटें, तो अभी स्पीड के आधार पर अपक्रिया जो होती है फ्रेंड 2-3 तरह होती है। एक होती है मंद अपक्रिया, एक होती है तीव्र अपक्रिया, और एक होती है अति मंद अपक्रिया। तो जो फ्रेंड जो तीव्र अपक्रिया है वो इतनी फटाक से हो जाएगी, इतने कम समय में हो जाएगी कि हम उसको दोटी से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसका अध्ययन भी हम नहीं करेंगे इसमें। और एक होती है अति मंद अपक्रिया जो पूरे होने में कई हजारों साल लगा दे, तो उसका भी हम अध्ययन इसमें नहीं करेंगे। हम इसमें उसका अध्ययन करेंगे जो मंद अपक्रियाएँ हैं, मतलब जो होती हैं कुछ समय में, 2-4 मिनट में, 2-4 घंटे में हो जाए, ऐसी अपक्रियाओं का हम अध्ययन इसमें करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपक्रिया के अध्ययन हम इसमें करेंगे। अभी देखिए अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहली बात, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक अणु मतलब जो रिएक्टेंट हमारे हैं उनकी सांद्रता कितनी मात्रा में है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा अपक्रिया का वेग। देखिए, निश्चित ताप पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता अगर बढ़ जाएगी तो अणुओं के मध्य जो प्रभावी टक्कर होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और अपक्रिया के वेग बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई हम देखिए, अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ से रिएक्टेंट लिया एक तो, ये मेरा इसमें रिएक्टेंट था, मान लीजिए इतना है ये, अगर इसमें देखिए इतने अणु इसके हैं और इसमें, तब इसकी जो अपक्रिया रिएक्शन होगा, इसके आपस में टकराएंगे तभी रिएक्शन होगा। और इसमें हम अगर इसमें मान लीजिए इसकी सांद्रता बढ़ा दिया हमने, बहुत से अणु कर दिया इसमें, तो ये तो अणु बहुत ज़्यादा हो गए फ्रेंड, तो ये तो टकरा सकते हैं जल्दी। तो जब अणु ये वाइब्रेट करेंगे, टकराएंगे आसपास, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी अपक्रिया की फ्रेंड। तो अपक्रिया की स्पीड इंक्रीज होगा तब जबकि अभिकारक अणु की सांद्रता बढ़ जाएगी। मतलब अभिकारक अणु की सांद्रता बढ़ेगी तो अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। दूसरा है ताप। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, अगर हम टेम्परेचर वृद्धि कर दें तो अणु की गतिशीलता बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु से बना है, और परमाणु फ्रेंड अपने स्थान पे वाइब्रेट करते हैं इधर उधर, अपने स्थान पे गति करते हैं इधर उधर। लेकिन इसको अगर हीट कर दें, इसको गर्म कर दें, इसको हम फ्लेम लगा के, तो इससे क्या होगा, इसके अणु को एनर्जी मिल जाएगी और ये वाइब्रेट तेज करेगी इधर यहाँ वहाँ। जब वाइब्रेट तेजी करेगी, तेज गति करेगी इधर उधर, तो ये संभव निश्चित है कि टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे। जब जितनी जल्दी टकराएंगे उतना इसका अपक्रिया वेग बढ़ जाएगा। मतलब कि ताप वृद्धि से अभिकारक के अणुओं में क्या होता है फ्रेंड, गतिशीलता बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो अभिकारक के अणु की गतिशीलता बढ़ जाएगी, इससे कि उनके प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी और अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो अभिकारक की सांद्रता से अपक्रिया का वेग बढ़ता है और अभिकारक के ताप बढ़ाने पर भी अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। देखिए, उत्प्रेरक क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्प्रेरक फ्रेंड क्या होती है जनरली, तो उत्प्रेरक होते हैं अपक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड, तो वह ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक में हो कि वो अभिकारक अपक्रिया कर सके। मतलब इससे कम ऊर्जा होगी तो अभिकारक अपक्रिया नहीं करेगी। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड उत्प्रेरक, अब उसके अभिकारक की संकीर्ण ऊर्जा को ही कम कर देंगे। मतलब कि जो अभिकारक है वो कम अब ऊर्जा के साथ ही वो रिएक्शन कर सकता है, तो अपकारक की संकीर्ण ऊर्जा कम कर देंगे, जिससे कि उनके सक्रिय अणु बढ़ जाएंगे। जो अणु उसके सक्रिय रहे, जिसके पास कम एनर्जी है, अब इसने संकीर्ण ऊर्जा को ही कम कर दिया। मतलब कम ऊर्जा के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं।
तो जो फ्रेंड जो ऐसे अणु थे जिनके पास ऊर्जा कम थी, जो रिएक्शन नहीं कर पाते थे, और जब एनर्जी कम होगा कि एनर्जी कम पे रिएक्शन कर सकते हैं तो रिएक्शन कर लेंगे फ्रेंड ना फ्रेंड। तो अगर संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो इससे सक्रिय अणु बढ़ जाएंगे, सक्रिय अणु बढ़ जाएंगे मतलब प्रभावी टक्कर बढ़ जाएंगे और अपक्रिया का वेग फिर भी बढ़ जाएगा ना फ्रेंड। तो तीनों कंडीशन थी, उत्प्रेरक भी अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ताप भी बढ़ने से अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और अभिकारक अणु की सांद्रता बढ़ने से ही अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं अभिकारक अणु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी अधिक अपक्रिया का वेग हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने से भी अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था सब कि अभिकारक की अपक्रिया का वेग किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखिए अब देहली ऊर्जा क्या होती है, देहली ऊर्जा, सॉरी फ्रेंड, देहली ऊर्जा। तो अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, उसे अपक्रिया की देहली ऊर्जा कहते हैं। अपक्रिया की देहली ऊर्जा क्या होती है? तो अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। मतलब कि अभिकारक अणुओं में वह न्यूनतम ऊर्जा अगर होगी कि वो अपक्रिया में भाग ले सकते हैं, जितनी ऊर्जा होने पर, मान लीजिए इतनी ऊर्जा होगी अपकारक अणुओं में तो अपक्रिया भाग ले सकते हैं। जिसके पास इतनी ऊर्जा होगी वो अपक्रिया करेगा, जिसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी वो अपक्रिया नहीं करेगा फ्रेंड ना। तो अपकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जितना अणुओं में हो कि वो रिएक्शन कर सकें, उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। अब देखिए संकीर्ण ऊर्जा तो क्या होती है, देखिए बहुत नाम हल्का सा डिफरेंस है लेकिन समझ जाएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड? तो ये भी अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। देखिए अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब कैसी अतिरिक्त ऊर्जा है? देखिए हमने कहा आपने देहली ऊर्जा, हमने कहा मान लीजिए यहाँ तक अभिकारक अणु मान लीजिए कोई है और उसकी यहाँ तक है अभिकारक अणु है, इनकी ऊर्जा यहाँ तक जिसकी होगी अपक्रिया में वो भाग लेगा, तो इस ऊर्जा को बोलते हैं देहली ऊर्जा। मान लीजिए अभी एक अणु के पास इतनी ऊर्जा है, एक के पास इतनी ऊर्जा है, वो अपक्रिया में भाग ले रहा है, एक अणु के पास इतनी ऊर्जा है, तो इसके अगर इसको इतनी ऊर्जा और मिल जाए फ्रेंड, यहाँ तक इसके पास ऊर्जा इतना ऊर्जा इसको और मिल जाए तो ये भी अपक्रिया में भाग ले लेगा। यहाँ तक इसको ऊर्जा और मिल जाए इतनी तो अपक्रिया में भी भाग ले लेगा फ्रेंड। तब इसी ऊर्जा को बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, मतलब इसको जो अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए अणुओं को जिससे कि अपक्रिया में भाग ले सके उसे बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपक्रिया अभिकारक अणुओं के लिए वह आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है फ्रेंड, बस इतना है कि न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो उसे अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। और इसमें है कि अपकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा हो जो कि उसे अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करे, उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा हो जिससे वह अपक्रिया में भाग ले सके उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा। और इसमें है संकीर्ण ऊर्जा में कि न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, मतलब कि कितनी ऊर्जा उसको एक्स्ट्रा मिल जाए कि वो देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए और अपक्रिया में भाग ले, तो उसी एक्स्ट्रा ऊर्जा को जो हमको उसको देते हैं उसको बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा। देखिए इसमें एक सूत्र है, संकीर्ण ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है देहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। मतलब कितनी ऊर्जा अणुओं में थी पहले से कुछ, उसको हमने एक्स्ट्रा ऊर्जा दिया, संकीर्ण ऊर्जा का दिया था हमने, तो संकीर्ण ऊर्जा होती है देहली ऊर्जा माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। ये सूत्र पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए अभिकारक की आणविकता क्या, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु, मतलब जितने भी अभिकारक अणु हैं उनकी कुल संख्या को ही अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यह है NH4NO2, तो इसमें देखिए फ्रेंड एक ही अणु है इसका NH4NO2 का, तो ये एक आणविक अभिक्रिया हो गई। हमने कहा अभिकारक अणु की जितनी संख्या भाग ले, देखिए अगर हम बात करें H2 और I2 की, तो देखिए इसमें एक ठो H2 है और एक ठो I2 है, मतलब दो अणु भाग ले रहे हैं फ्रेंड, तो ये द्वि आणविक अभिक्रिया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर देखिए ये 2NO, दो ठो NO है और एक ठो O2 है, तो दो ठो ही एक ठो है, तीन ठो मिल गए अभिकारक, तो त्रि आणविक अभिक्रिया हो गई। मतलब कि अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही
अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। अपक्रिया कभी फ्रेंड जीरो या अपक्रिया की आणविकता जो होती है कभी जीरो या भिन्नात्मक नहीं होती है, क्योंकि कोई भी अपक्रिया होगी तो उसमें एक तो रहेगा, एक तो रिएक्टेंट रहेगा, तभी तो अपक्रिया होगी। 1 2 3 कुछ तो रिएक्टेंट रहेगा। तो ये अपक्रिया की जो होती है आणविकता कभी जीरो नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती है। और इसको हम क्रियाविधि से ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया कि ये जिसमें देखिए 2 ठो है, 1 ठो ये 3 ठो हो गई, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी अपक्रिया की आणविकता है। और ये एक सैद्धांतिक राशि है। अपक्रिया की आणविकता फ्रेंड कभी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी शून्य नहीं होती है, कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। ये इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, एक सैद्धांतिक राशि है। और अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। आइए पढ़ते हैं अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए आणविकता में क्या था, जितने अणु भाग लेते रहे थे सबको हमने आणविकता में किया शामिल, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड कि अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित हो, मतलब जिनका सांद्रण चेंज हो उन्हीं को उसी को बोलेंगे अपक्रिया कोटि। या इसके ऊपर दूसरे शब्द हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता पदों की घात का योग, अभिकारक की सांद्रता पदों की घात का योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए ये देखिए फ्रेंड ये H4NO2, तो इसमें फ्रेंड देखिए इसकी जो कोटि है वो 1 है, क्योंकि इसकी जो सांद्रता होगी वो 1 के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका एक के अणु एक ही है, मतलब इसके अणु जो होंगे इनका dx/dt जो होगा वो इसका जो अपक्रिया का वेग है dx/dt वो डिपेंड करेगा इसकी एक सांद्रता के ऊपर, एक घात के ऊपर। तो उसको बोलेंगे कि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। देखिए ये है CH3COOH और NaOH, तो जो इसका dx/dt है अपक्रिया का वेग समीकरण dx/dt ये डिपेंड करेगा किस पे फ्रेंड, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब इसकी एक पावर थी, इसकी एक पावर थी, तो दोनों मिला के 2 हो गया अपक्रिया, तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है फ्रेंड। मतलब अपक्रिया की जो अपक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग, इसे बोलते हैं अपक्रिया की कोटि। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। हमको पढ़ना है फ्रेंड शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया से पढ़ना है। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अपक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता उसको बोलते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता पर इसका अपक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, उसको बोलेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया। जैसे कि H2 और Cl2। अच्छा फ्रेंड ये जो H2Cl2 है ना ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, लेकिन अगर हम इसको ओपन में कराएं खुले में तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। लेकिन जब हम बंद नली में और जल के ऊपर कराते हैं, बंद नली में जल के ऊपर कराएंगे, सनलाइट रहेगा, तब इसको बोलेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया। अरे शून्य कोटि की अपक्रिया, सॉरी फ्रेंड, शून्य कोटि की अपक्रिया में H2Cl2 मिलके 2HCl बनाते हैं। कब, जबकि वो बंद नली में हो और जल के ऊपर हो, तब उसको बोलेंगे हम शून्य कोटि की अपक्रिया। लेकिन अगर यही काम खुले में हो H2Cl2 और 2HCl बनाए तो उसको बोलेंगे द्वितीय कोटि की अपक्रिया। लेकिन हमको इसमें द्वितीय कोटि नहीं पढ़ना है, हमको शून्य कोटि पढ़ना है, प्रथम कोटि पढ़ना है। तो H2Cl2 मिलकर 2HCl बना रहा है, ये शून्य कोटि की अपक्रिया एग्जाम्पल है। देखिए एक और एग्जाम्पल है कि AU के पृष्ठ पर N2O का अपघटन, N2O था, इसका हमने अपघटन कर दिया AU के पृष्ठ पर, तो N2 और हाफ O2 बन गया। तो इसे बोलते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया, क्योंकि इसका जो वेग है ना वो N2O की सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, ये सब फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। देखिए माना कोई शून्य कोटि की अपक्रिया है, माना हमने कोई शून्य कोटि की अपक्रिया है, इसमें A मेरा रिएक्टेंट था, इसने प्रोडक्ट दिया B+C दिया फ्रेंड। तो इसका अपक्रिया का वेग क्या होता है, हमने कहा dx/dt, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो A की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा। और शून्य कोटि की अपक्रिया है मतलब कि A की सांद्रता के 0 पावर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सांद्रता शून्य होती है फ्रेंड, शून्य के ऊपर डिपेंड करेगा, सांद्रता इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपक्रिया के शून्य कोटि की अपक्रिया पे। तो जो अपक्रिया का वेग dx/dt है ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अपकारक की सांद्रता की शून्य घात पे डिपेंड करता है फ्रेंड।
तो डिपेंड करेगा ये ए की पावर 0 पर। अभी देखिए इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लाती है निर्धांक, हमने कांस्टेंट लाया के, और के को बोलते हैं शून्य कोट की एफ का वेग स्थिरांक है ये के ए जी एक पावर 0 हो गया फ्रेंड। ये आगे बढ़िए, देखिए तो समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं तो हम अभी ए की पावर 0 किसी का मान है, किसी का अगर ए की पावर 0 का मान क्या होता है, कोई भी नंबर ऐसा वर्ड हो उसका ए पावर 0 है या बी पावर 0 है, सी पावर 0 है, तो उसका मान होता है फ्रेंड 1। तो मतलब डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू के हो जाएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। अब हम डी टी को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, दोनों तरफ हम क्या कर दें समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर जब हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया, डी एक्स का भी कर दिया और इधर डी टी का भी कर दिया, क्योंकि के इसमें कांस्टेंट है तो हम के का नहीं करेंगे फ्रेंड, डी टी करेंगे। तो डी एक्स समाकलन करेंगे डी एक्स हो जाएगा और डी टी समाकलन करने पर टी हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू के टी, और एक हम नियतांक जोड़ देते हैं सी पे। समाकलन करने के बाद एक हम कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं फ्रेंड, तो एक्स जो होगा ये के टी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए हम मान लें कि मेरा एक्स 0 था, जब एक्स 0 था मान लें टी जीरो पे एक्स 0 था, जब टी 0 है तो एक्स 0 है, तो हम एक्स को 0 मान रखें, टी का मान 0 रखें, तो मतलब सी का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 0 0 हो गया ना, तो सी का मान 0 हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम टी का मान 0 रखें इसमें और एक्स का मान 0 रखें, तो मतलब कि सी का मान भी 0 हो जाएगा। इसमें हमने एक्स का मान 0 किया, हमने टी का मान 0 किया, तो सी भी 0 हो गया। अब सी का मान 0 इसमें हमने रख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक्स इज इक्वल टू के टी। और हमको के की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हम के को वहीं छोड़ दें, टी को उधर ले जाएंगे, अपान में हो जाएगा, मतलब के इज इक्वल टू एक्स अपान टी, के इज इक्वल टू एक्स अपान टी। यही फ्रेंड के जो है ये शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, के शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक ये के है फ्रेंड। अब इसका फ्रेंड मात्रक पूछता है, एक नंबर जरूर पूछता है, एक नंबर में मात्रक पूछता है, कभी शून्य कोट का पूछेगा कभी प्रथम कोट का पूछेगा। तो शून्य कोट की अपक्रिया मात्रक होता है, देखिए ये एक्स है, एक्स का फ्रेंड सांता होती है ना, तो मोल लीटर इनवर्स इसका है और बटे टाइम है, तो सेकेंड इनवर्स, या यहाँ पे फ्रेंड कभी कभी मिनट इनवर्स भी दिया होता है, कभी कभी घंटा इनवर्स भी दिया होता है, या फिर समय इनवर्स भी दे सकता है। तो ये मत देखिए बस सेकेंड इनवर्स रहेगा, तभी घंटा मिनट समय कुछ भी हो ये रहेगा अगर, तो ये है मतलब शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके फ्रेंड्स, सिंपल सी बात फ्रेंड, कठिन काम नहीं हो, एक बार देख लीजिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक ए था, इसे बी प्लस सी बना और शून्य कोट की अपक्रिया है, मतलब कि जो इसका वेग होगा डी एक्स बटे डी टी वो डिपेंड करेगा अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पे, ए की पावर 0 डिपेंड करेगा। और हमने इसको जो समानुपात है इसको हटाने के लिए एक नियतांक के लाया, और ए की पावर 0 का मान 1 होता है, तो डी एक्स बटे डी टी के हो गया, हमने इसको डी टी उधर किया और इसका समाकलन कर दिया, आ गया फ्रेंड या के इज इक्वल टू एक्स अपान टी। देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, तो जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती हो। शून्य में क्या था, शून्य में था कि जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो उसे बोलते हैं शून्य कोट की अपक्रिया। लेकिन जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो उसे बोलते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा चीनी और इसका हमने जल में विलयन बनाया H2SO4 के साथ का इसमें हमने क्या कराया, तो मेरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। तो ये जो फ्रेंड ये जो इसका अपक्रिया का वेग है ये पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा इसी C12H10 की 1 की पावर के ऊपर। तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया फ्रेंड। देखिए जो CH3 COO मतलब एथिल एसीटेट जो है इसकी सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा, H2 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा अपक्रिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया। ये प्रथम कोट की अपक्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अपक्रिया जिनका वेग सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। और फ्रेंड प्रथम कोट की अपक्रिया पूर्ण होने में ना अनंत समय लगता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनंत समय लगता है, मतलब ऐसी अपक्रिया कभी पूर्ण ही नहीं होती। प्रथम कोट की अपक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती क्योंकि इसको पूर्ण होने में अनंत समय रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का परीक्षा में आता है। ये प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। देखिए मान लिया हमने, ध्यान से देखिए, अब सबसे बड़ा समझ में आएगा आपको। मान लिया हमने कोई प्रथम कोट की अपक्रिया है, इसमें ए रिएक्टेंट है, इससे बी वन प्रोडक्ट बन रहा है।
मान लिया हमने टाइम जब जीरो था, मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो उसमें ए मोल था ए का, तो यहाँ पे अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है मतलब बी जीरो है। और हम टी समय बाद क्या हुआ, बी ए का एक्स मोल निकल गया और आके एक्स मोल बी बन गया। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अपक्रिया का वेग होगा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, जो डी एक्स बटे डी टी होगा, वो क्या करेगा, अभिकारक मतलब एक्स ए माइनस एक्स इसकी प्रथम घात के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए इसकी प्रथम घात के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कौन समानुपाती होगा। और इसको हटाने के लिए हम नियतांक लाएंगे, नियतांक हमने के लाया, मतलब डी एक्स बटे डी टी जो है वो बराबर हो गया के ए माइनस एक्स के। अब देखिए अगर हम टी टी को इधर ले आए, सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम डी टी को देखिए डी टी को यहाँ से हम इधर लाएं और इसको उधर ले जाएं, तो देखिए अपान में हो जाएगा, मतलब डी एक्स अपान ए माइनस एक्स हो गया, इधर आ गया के डी टी। अब हमने क्या किया, अब देखिए जो फ्रेंड के है ना, यही के जो है प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन करेंगे फ्रेंड, तो डी टी का समाकलन टी आएगा, तो इधर हो जाएगा के टी, और इधर देखिए डी एक्स अपन ए माइनस समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, रुकिए एक सेकेंड आपको बताते हैं। इसका समाकलन जब करेंगे फ्रेंड, देखिए ये डी एक्स ये डी एक्स अपन ए माइनस एक्स है, इसका हम करेंगे समाकलन। तो एक इक्वेशन होता है कि जब समाकलन करते हैं 1/x का, तो इसका होता है log x, log ई आधार पे x होता है ना। देखिए यहाँ पे 1/, इसको हम मार्क कर सकते हैं 1/x dx मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे है इसका इतना होता है। अभी देखिए ये 1/a माइनस एक्स है dx, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर यहाँ पे x होता तो ठीक था, लेकिन a माइनस एक्स है, तो इसका हम दोबारा से करते हैं अवकलन फ्रेंड, और इसका दोबारा से करेंगे तो a का तो 0 हो जाता है, लेकिन x का 1 होता है, और ये माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 फ्रेंड। तो इसका समाकलन में इतना आएगा माइनस log a माइनस एक्स। तो इसका हमने जब समाकलन किया फ्रेंड, तो मेरा आ गया माइनस log ई आधार पर a माइनस एक्स, और यहाँ के टी, और हमने एक सी कांस्टेंट सी जोड़ दिया फ्रेंड। अभी मान लिया हमने टी 0 था, एक्स 0 था, तब यहाँ पे हमने एक्स 0 कर दिया, टी 0 कर दिया, मतलब यहाँ पे एक्स 0 हो गया और टी 0 हो गया, मतलब सी का मान कितना है फ्रेंड, log ई ए आ गया सी का मान, ये मेरा log का मान सी का मान आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सी का मान इतना हो गया। अब सी का मान इतना हमने यहाँ पे रख देंगे, तो मेरा हो जाएगा log ई आधार पर ए माइनस एक्स बराबर के टी, और प्लस सी का मान हमने इतना रख दिया, तो माइनस log ई ए। ओके फ्रेंड्स, अब इसको देखिए log ई ए को हम उधर ले जाएंगे, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो इधर देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और ये वाला पहले से इधर माइनस में था, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इधर के टी बचा, लिख दिया। अब देखिए एक सूत्र था कि log m, अगर मान लीजिए log m है और माइनस log n है, तो इसको बोलते हैं log m अपान n बोलते हैं, इक्वेशन है, एक सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे log ई ए है अपान log ई ए माइनस एक्स है, तो हम कर सकते हैं कि log ई आधार पर ए अपान ए माइनस एक्स कर सकते हैं, हम बटे में कर दिया, और के टी था, के टी इधर आ गया फ्रेंड। अब हमको अगर देखिए ये तो आधार log ई पे है, log ई को अगर हम log ए में log 10 में चेंज करें फ्रेंड, log 10 में, तो हम 2.393 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं। log ई को अगर हम log 10 के रूप में चेंज करना चाहें, तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303। अभी log 10 पे हो गया ए अपान ए माइनस एक्स, मतलब अगर हमको के निकालना हो तो हम टी को उधर ले जाएंगे, के निकालना है टी को उधर ले जाएंगे, मतलब के इक्वल टू 2.303 अपान टी, और log 10 पे ए अपान ए माइनस एक्स। ये प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र है फ्रेंड। इससे आपको सवाल भी लगाना है और इसका निगमन भी करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका मात्रक फ्रेंड बस सेकेंड इनवर्स होता है, इसका मात्रक ओनली सेकेंड इनवर्स होता है, याद रखिएगा। अभी देखिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो इसका नाम है फ्रेंड अर्ध आयुकाल, मतलब आधा समय पूरा हो जाए, अर्ध आयु पूरा हो जाए, मतलब किसी अपक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें कि
वो अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक की सांद्रता उनकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। समझे? देखिए अर्धायुकाल क्या होता है, तो किसी अपक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधी रह जाए। और प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा? देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए हमने अभी पीछे निगमन किया था, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपान के log 10 पे ए पारी माइनस एक्स था। और हमने कहा अर्ध आयुकाल मतलब कि इसमें टी के स्थान पे हम कर दे टी हाफ, आधा हो गया। और मतलब जो ये देखिए यक्स है, इसको मतलब ए का आधा है, हमने कहा खत्म हो जाए, मतलब कि ए अगर यक्स का मान a/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे यक्स मान a/2 कर दें। मतलब ए में से अगर हम a/2 घटाएंगे तो मेरा a/2 आएगा, और यहाँ पर टी हाफ कर देंगे। देखिए तब टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान के log a अपान a माइनस a/2। अगर हम a में से a/2 घटाएं तो मेरा a/2 आएगा। अभी देखिए यहाँ पे a/2 आया और a से कट गया, मतलब कि 1/1/2, तो 2 हमने ऊपर कर दिया, तो ये 2.303 अपान के log 10 पे 2। अब देखिए 2 हम यहाँ से आगे ले सकते हैं, और log 10 का मान होता है फ्रेंड 1 होता है ना। अरे सॉरी ये 10 आधार है फ्रेंड, बस log 2 है, log 2 है, इसका log 2 का मान होता है 0.3010। तो log 2 पर हमने इतना रख दिया यहाँ पे, और 2.383 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ जाएगा टी हाफ का मान 0.693 अपान के। ये प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल है, 0.693 अपान के। प्रथम कोट की अपक्रिया देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड जो अर्धायुकाल है इसमें कहीं हमारा सांद्रता ए नहीं है फ्रेंड, कहीं सांद्रता ए या यक्स ऐसा कुछ नहीं, बस देखिए इसमें टाइम है और कांस्टेंट है ये। मतलब कि पूछता है परीक्षा में, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो हम पहले अर्धायुकाल निकाल देंगे, और देखिए इसमें तो ए है ही नहीं, यक्स है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता ना फ्रेंड्स। देखिए चलिए कुछ सवाल देख लीजिए दोस्तों। अभी देखिए अगर देखिए कोई रिएक्शन है, इधर मेरा रिएक्टेंट 2A है, इसने उत्पाद दिया कोई। अब इसमें कहा ए की जो सांद्रता है उसमें 10 मिनट में, टाइम 10 मिनट में, और 0.5 मोल पर लीटर इतना था वो प्रारंभ में, और घट के 0.4 मोल पर लीटर रह गया ना फ्रेंड। स्टार्ट में 0.5 मोल पर लीटर था, लेकिन उसकी सांद्रता घटी और 0.4 मोल पर लीटर रह गया 10 मिनट में। तो अपक्रिया का वेग बताना है फ्रेंड ना। देखिए अब हमने कहा अपक्रिया का जो वेग होता है, ऐसे रिएक्शन में अपक्रिया का वेग क्या होता है, तो ये 2 है, ये इधर 2 दिया है फ्रेंड, तो हमने कहा जो 2 है ये अपान में चला जाएगा, मतलब माइनस, और देखिए इसका कमी हो रही है इसमें, तो -1/2 आ जाएगा dx/dt। इसमें ए है तो हमने ए लिखा d/dt। अभी डी हमको निकालना है और dt से भाग कर देंगे। तो देखिए सांद्रता में परिवर्तन, शुरू में 5 था, बाद में 4 हो गया, मतलब 4 में से 5 हम माइनस करेंगे फ्रेंड, 0.4 में से 0.5 माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.1 आएगा, और माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/2, 0.1/10, 10 सेकेंड दिया था, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये फ्रेंड अपक्रिया का वेग हो जाएगा। सिंपल सी बात है फ्रेंड। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज का। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया पूर्ण हो 99% पूरा होने में जो समय लगेगा फ्रेंड, उसके 90% पूरा होने में जो समय लगेगा उसका दुगुना होगा। ये हमको सिद्ध करना है कि मान लीजिए कोई प्रथम कोट की अपक्रिया है, वो 99% पूर्ण होने में जितना समय लेगी वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए हमारा सूत्र था K = 2.303 अपान T log 10 पे A पारे माइनस एक्स। अभी हमने कहा 99% पूरा हो रहा है ना फ्रेंड्स, मतलब कि अगर मान लें कि शुरू मेरा A 100 था और इसमें से 99 पूरा हो गया T समय में, मान लिया T1 समय मान लिया हमने, तो शुरू में यहाँ पे जो A 100 था
यहाँ पे ये 100 था, बाद में उसमें 99 पूरा हो गया, मतलब घटा दिया तो 1 आएगा नीचे, कुछ कोई फर्क नहीं, बस मतलब लाख 100 बचा ऊपर, तो लाख 100 को बोल सकते हैं 10 की पावर 2, और 10 की लाख 10 आधार पे 10 की पावर 2, तो 2 पहले आ जाएगा, और लाख 10 पे 10 बचेगा, इसका मान 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने छोड़ दिया। के का मान हो गया 2.303 इंटू 2/T1। अच्छा है फ्रेंड, ओके। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो मेरा 99% पूरा होने समय लगा, अभी हम निकालें अगर 90% पूरा होने में, तो देखिए इसमें मान लें हम स्टार्ट में जो मेरा अभी कारक था वो 100 था, इससे 90% इसका पूरा हो गया, और टाइम T2 मान लिया, तो K इक्वल टू 2.303/T2 log 10 पे 100/100 माइनस 90। इसको घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 से ऊपर डिवाइड कट जाएगा, तो ऊपर बस लाग 10 पे 10 आया ना फ्रेंड, और लाग 10 पे 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 कर दिया हमने, मतलब कि K इक्वल टू 2.303/T2। अभी देखिए हमने K ऊपर निकाला था, ये वाला K इक्वल टू 2.203/K1 आया था, K था ना फ्रेंड 2.303 इंटू 2/T1, और यहाँ पे निकाला T, हमने K का मान निकाला, तो K मेरा आया 2.303/T2। अभी K की वैल्यू ये भी, K की वैल्यू ये भी, मतलब कि हम इन दोनों वैल्यू को बराबर कर सकते हैं, तो हमने इन दोनों बराबर कर दिया फ्रेंड। बराबर क्या, हमने पहले दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो देखिए K तो कट जो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2.303 इंटू 2/T1, ये बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 1/T2 के। अब इसको उधर ले जाए, देखिए ये तो कट जाएगा, 2.303 इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाए और इसको उधर ले जाए, 3 मल्टीप्लाई कर दे, तो मतलब 2T2 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और इधर T1 आ जाएगा, मतलब T1 इज इक्वल टू 2T2। यही था फ्रेंड कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को जो 90% पूरे होने में जो समय लग रहा था, वो 99% पूरे होने में जो समय लग रहा है, सॉरी फ्रेंड, प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% पूरा होने में समय लग रहा था, वो उसको 90% पूरा होने में समय लग रहा था, उसका दुगुना था फ्रेंड। हमने सिद्ध कर दिया हमने कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% पूरा होने में जो समय लगता है, वो 90% पूरा होने में समय लगेगा, दुगुना रहेगा। सिंपल सी बात है फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग इसका सब। अच्छा फ्रेंड, जितना मेरे वीडियो का PDF है फ्रेंड, इसका PDF भी आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। 4-6 MB का PDF होता है फ्रेंड, सिंपल सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको लिखना चाहिए, सवाल देखना चाहें, लिखना चाहें, तो आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करके लिख सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and subscribe my channel Vinay Classes. Thanks for watching friends.